फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो डिसीजंस हुए हैं उसके बारे में देखेंगे। प्रेस रिलीज में क्या-क्या डिसीजंस लिए गए हैं रिगार्डिंग टैक्स रेट्स, रिगार्डिंग जीएसटी प्रोसीजर एंड उसके बाद कुछ जो क्रिमिनलाइजेशन है उसको रिड्यूस किया है और किसी-किसी में लिमिट्स को इंक्रीज भी किया है। ये सभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब-जब काउंसिल मीटिंग होती है तो जीएसटी जो प्रोसीजर है, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन को स्मूथ करने के लिए ही डिसीजंस लिए जाते हैं। कुछ-कुछ वो जो एसएससीज़ हैं, जो ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा हार्शनेस भी रहती है। पर फेक रजिस्ट्रेशन, फेक इनवॉइसेस इन सबको मिटिगेट करने के लिए ही ये सारे डिसीजंस लिए गए हैं। तो हम एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले टैक्स रेट में चेंज लाए हैं। 2 गुड्स के केस में चेंजेस है। फर्स्ट है हस्क ऑफ पल्सेस इंक्लूडिंग छिलका एंड कॉन्सन्ट्रेट। इसमें पहले 5% लगता था जीएसटी, अब निल हो गया है। इसके बाद जो पेट्रोल में एथिल अल्कोहल ब्लेंड किया जाता था, उसमें पहले 18% जीएसटी लगता था, अब 5% है। उसके रेट को भी रिड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट, पहले मेंथा ऑयल पे आरसीएम उनने एप्लीकेबल किया था, बट अब जो जो रूट सप्लाई है मेंथा अर्वेंसिस, इसमें भी आरसीएम कर दिया। ये एक प्लांट है, इसकी सप्लाई में आरसीएम एप्लीकेबल कर रहे हैं, ऐसा डिसीजन लिया है। ये जो भी चेंजेस हैं इसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन आएंगे और उसकी एप्लीकेबिलिटी तब बताई जाएगी कि कब से ये चेंजेस एप्लीकेबल है। तो जो प्लांट है मेंथा प्लांट, उसमें भी आरसीएम अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद कुछ क्लेरिफिकेशन आए हैं क्योंकि डाउट्स थे काफ़ी और वो काउंसिल मीटिंग में उसको क्लेरिफाई किया गया है। एक रैब सलावत करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसका जो क्लासिफिकेशन है उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन था कि वो एग्जेम्प्ट है या वो उस पे जीएसटी रेट 18% एप्लीकेबल है, तो उसको क्लेरिफाई किया गया है कि सीटीएच 1702 के तहत वो क्लासिफाई होगा और उस पे जीएसटी 18% लगेगा। ये यूपी के साइड पे इसके काम होते हैं। वैसे ही फ्राइम्स मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रूशन इज स्पेसिफिकली कवर्ड अंडर सीटीएच 1905 9030 and attract GST at the rate of 18%. फ्राइम्स में 18% लगते हैं, बट एक स्पेसिफिक प्रोसेस में क्या एप्लीकेबल होगा जीएसटी, इसके रिगार्डिंग डाउट्स थे, तो उसको क्लेरिफाई किया गया है। इसी के साथ ही साथ एसयूवीज एसयूवीज में कंपनसेशन सेस हायर रेट एप्लीकेबल करने का भी उनने लेके आए हैं, बट वो कौन सी एसयूवीज है? वो एसयूवीज जिनका इंजन कैपेसिटी एक्सीडिंग 1500 सीसी है, लेंथ एक्सीडिंग 4000 mm है एंड अ ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 170 mm और अबव। ये जब कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, 4 कंडीशंस, तो उन केस में कंपनसेशन सेस 22% लगेगा। तो मोटर व्हीकल के रेट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे इसके कारण, अगर आप इस प्रकार की कोई एसयूवी में डील कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है गुड्स फॉलिंग इन लोअर रेट कैटेगरी ऑफ 5% अंडर शेड्यूल 1 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 सीटीआर central tax rate imported for petroleum operation will attract lower rate of 5% and the rate of 12% shall be applicable only if the general rate is more than 12%. तो ये पेट्रोलियम ऑपरेशन से रिलेटेड है, वो गुड्स जो कि शेड्यूल 1 में फॉल करते हैं। Next clarification है, as a relief measure, the council decided to regularize the intervening period starting from the date of issuance of circular 3rd August 2022 in respect of GST on husk of pulses including chilka and concentrate including chuni churi khanda on as is basis on account of genuine doubts. No GST is payable where the residential dwelling is rented to a registered person if it is rented it in his or her personal capacity for use as his or her own residence and on his own account and not on account of his business. अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे देते हैं रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, तो इसमें
आरसीएम अट्रैक्टेड था, बट कुछ क्लेरिफाई नहीं किया गया था कि अगर वो पर्पस कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल यूज के लिए हो, दोनों केस में आरसीएम एप्लीकेबल हो रहा था। तो काफी डाउट्स थे, तो अब इस काउंसिल मीटिंग में इसको क्लेरिफाई किया गया है कि अगर पर्सनल कैपेसिटी में रजिस्टर्ड पर्सन रेंट पे ले रहा है तो आरसीएम अट्रैक्ट नहीं होगा, जीएसटी पेबल नहीं होगा। Incentive paid to banks by central government under the scheme of promotion of rupee debit cards and low value Bhim UPI transaction are in nature of subsidy and thus not taxable. रुपए को काफी प्रमोट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत रुपए डेबिट कार्ड्स को इशू करने का या भीम यूपीआई को, क्योंकि ये भारत से रिलेटेड है, भारत की ही है, तो इसके लिए सब्सिडी दी जा रही थी बैंक्स को कि सो दैट इसके जो रुपए डेबिट कार्ड्स इशू करने का ज्यादा बने टारगेट, और भीम यूपीआई ज्यादा इम्प्लीमेंट हो, तो इससे इंडिया की ही ग्रोथ होगी। तो इस स्कीम के रिगार्डिंग बैंक्स को सब्सिडी मिलती थी। तो इसको पहले इसमें डाउट्स था कि ये जो सब्सिडी है ये टैक्सेबल होगी, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर की है। आप जितने जितने रुपए डेबिट कार्ड्स या भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस करवाएंगे उसके तहत सब्सिडी मिलती थी। तो इसमें स्पेसिफिकली बताया गया कि ये नॉन टैक्सेबल होगी, क्योंकि इट्स इन द नेचर ऑफ सब्सिडी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन थे जो कि अभी हमने देखे, टैक्स रेट से रिलेटेड जो डाउट्स है, सारी चीजें। अब हम देखेंगे कि मेजर्स फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड से रिलेटेड क्या क्या डिसीजंस लिए गए। तो इसमें भी कुछ गुड न्यूज है। Decriminalization under GST. The Council has recommended to raise the minimum threshold of tax amount for launching prosecution under GST from 1 crore to 2 crore except for the offense of issuance of invoice without supply of goods or both. मतलब कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कब अप्लाई होंगी, जब जो टैक्स अमाउंट है वो 2 करोड़ एंड अबव हो। पहले इसकी लिमिट 1 करोड़ थी, बट फेक इनवॉइसेस का अगर मैटर है तो अभी भी वो 1 करोड़ ही थ्रेशोल्ड लिमिट है टैक्स अमाउंट की। तो ये अच्छी बात है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं अप्लाई होंगी अगर जब तक आपका ये जो ऑफेंस है टैक्स अमाउंट वो 2 करोड़ हो। Reduce the compounding amount from the present range of 50 to 150 percentage of tax amount to the range of 25% to 100%। जो टैक्स कंपाउंडिंग की जाती है उसको रिड्यूस किया गया है। फिर पहले 50 से 150% की थी रेंज, अब उसको 25 से 100% कर दी। ये भी अच्छी बात है। Decriminalize certain offense specified under clause G, J, K of subsection 1 of section 132 of CGST Act 2017। ये सारे क्लॉज में क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन और प्रिवेंटिंग एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, डिलिबरेट टेम्परिंग ऑफ मटेरियल एविडेंस, फेलियर टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजों से रिलेटेड ये क्लॉज है, तो इसमें भी डीक्रिमिनलाइज करा है। नेक्स्ट है रिफंड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन जब जीएसटी पे करता है तो उसके केस में जो रिफंड है, ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है अभी तक एक्ट में। तो इसलिए उन लोगों ने बताया है कि देयर इज नो प्रोसीजर फॉर क्लेम ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स बॉर्न बाय द अनरजिस्टर्ड बायर इन केस वेयर दी। इसमें कंडीशन भी बताइए कब कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट और हाउस एंड लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी is cancelled and the time period of issuance of credit note by the concerned supplier is over। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने टैक्स पे किया है कोई कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के तहत रजिस्टर्ड पर्सन को, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, तो रजिस्टर्ड पर्सन को थ्रू क्रेडिट नोट वो टैक्स वापस करना रहेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन को। और क्रेडिट नोट को इशू नहीं कर पा रहा है, ऐसा कोई केस है कि वो क्रेडिट नोट इशुएंस की जो टाइम पीरियड है वो भी चला गया है, सप्लायर इशू नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन को कैसे रिफंड मिलेगा, उसके लिए भी काउंसिल कुछ अमेंडमेंट्स करेगी रूल्स में, सीजीएसटी रूल्स में, और सेपरेट नोटिफिकेशन के थ्रू प्रोसीजर बताएगी कि कैसे अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। ये भी बहुत अच्छी न्यूज है। Facilitate e-commerce for micro enterprises. GST Council in its 47th meeting had granted in principle approval for allowing unregistered suppliers and composition taxpayer to make intra-state supply of goods through e-commerce operators subject to certain conditions। 47th council meeting में
अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स और कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर इंट्रास्टेट रेट सप्लाई कर सकते थे थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स. द काउंसिल अप्रूव द अमेंडमेंट्स इन सीजीएसटी एक्ट एंड सीजीएसटी रूल्स along with issuance of relevant notification to enable the same. Further, considering the time required for development of the requisite functionality on the portal as well as for providing sufficient time for preparedness by the ECOs, Council has recommended that the scheme may be implemented with effect from 1st अक्टूबर 2023. कुछ कुछ चीजें ऑनलाइन भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि जो ई कॉमर्स के थ्रू वो लोग सप्लाईज करेंगे अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स एंड कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स, तो ई कॉमर्स को प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोजर करना पड़ेगा. तो उसके लिए पोर्टल में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, रिटर्न्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, तो उसके लिए समय चाहिए. तो उन्हें इफेक्टिव डेट जो है वो 1 अक्टूबर 2023 कर दिया है. नेक्स्ट तो जो डिसीजन लिया गया है वो हाई सी सेल से रिलेटेड लिया गया है. ये भी बहुत अच्छा डिसीजन है. इसमें रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करा गया है. पैरा 7, 8A and 8B was inserted in Schedule 3 of CGST Act 2017 with effect from 1st February 2019 to keep certain transaction activities such as supplies of good from place outside the taxable territory to another place outside the taxable territory. एक हाई सी सेल से आप दूसरे हाई सी सेल में गुड्स सप्लाई कर रहे हैं या फिर सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर देयर होम क्लियरेंस आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी. ये सारी चीजें क्या है, आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी है. In order to remove the doubts and ambiguities regarding taxability of such transaction activity during the 1st July 2017 to 31st January 2019, the council has recommended to make the said para effective from 1st July 2017. पहले ये जो पैरा शेड्यूल 3 के ये इफेक्टिव थे 1 फरवरी 2019 से कि इसके बाद कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर एक गुड्स सप्लाई हो रहे हैं प्लेस आउटसाइड दी टैक्सेबल टेरिटरी से टू अनदर प्लेस आउटसाइड दी टैक्सेबल टेरिटरी. तो 1 फरवरी से तो कोई टैक्स नहीं लगता था. उससे पहले सबको डाउट्स थे, कुछ लोग टैक्स पे कर चुके थे, कुछ लोग नहीं पे कर रहे थे. तो ये जो पैराग्राफ है उसकी इफेक्टिवनेस 1 जुलाई 2017 से बताई है. अब इसमें एक बात ये आती है कि जिन जिन ने टैक्स पे कर दिया है उनके लिए स्पेसिफिकली लिख दिया है कि कोई रिफंड नहीं मिलेगा और जिन्हें टैक्स नहीं पे किया तो उनके लिए कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट होंगी. However, no refund of tax paid shall be available in case where any tax has already been paid in respect of such transaction activities during the period 1st July 2017 to 31st January 2019. Next, the council has recommended to amend sub rule 1 of rule 37 of CGST rule 2017 retrospectively with effect from 1st October 2022 to provide reversal of input tax credit in terms of second provision to section 16 of CGST Act only proportionate to the amount not paid to supplier vice the value of the supply including tax payable. अगर सप्लायर को टैक्स नहीं पे किया जाता तो जो इनपुट टैक्स है वो रिवर्सल करना है. तो उसकी जो इफेक्टिव डेट है वो 1 अक्टूबर 2022 करी है. बट ये कैसे करना है, क्या कैलकुलेशन होगा, प्रोपोर्शनेटली कैसे आप रिवर्सल कर पाएंगे, इसके लिए अलग से मैकेनिज्म लाएगी काउंसिल और थ्रू नोटिफिकेशन इसका प्रोसीजर एक्सप्लेन करेगी विद फॉर्मूला. द काउंसिल रिकमेंडेड टू इंसर्ट रूल 37A इन सीजीएसटी रूल 2017 टू प्रिस्क्राइब द मैकेनिज्म फॉर रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन द इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर बाय अ स्पेसिफाइड डेट एंड मैकेनिज्म ऑफ री अवेलमेंट ऑफ सच क्रेडिट. अभी तो आप टाइम पीरियड के लिए रिवर्सल कर देंगे, फिर जब आप उसको पे कर देंगे तो आप अगेन यू कैन claim that credit if such supplier pays tax subsequently. This would ease the procedure of complying with the condition of for abatement of input tax credit under section 16 subsection 2 clause C of CGST Act 2017. तो इस वाली काउंसिल मीटिंग में काफी पॉजिटिव डिसीजंस लिए गए हैं. Sub Rule 3 of Rule 108 and 109 of CGST Rule 2017 to be amended to provide clarity on the requirement of submission of certified copy of order appealed against and the issuance of final acknowledgement by the appellate authority. This would facilitate timely processing of appeals and ease the compliance burden for the applicant. तो अमेंड करे जाएंगे ये रूल सो दैट अपील की अपील प्रोसीडिंग्स है वो और उसमें स्मूथनेस आए. Rule 109C
Rule 109C and Form GST Appeal 1/3W to be inserted in CGST Rule 2017 to provide the facility for withdrawal of an application of appeal up to certain specified stage. Withdrawal ऑफ अपील के जो स्पेसिफिक फॉर्म है उसको इंसर्ट किया जाएगा और रूल उसके लिए सेपरेट रूल बना रहे हैं सो दैट आप इजीली अपील रिड्यूस कर पाए एंड लिटिगेशन भी रिड्यूस हो. दिस वुड हेल्प इन रिड्यूसिंग लिटिगेशन एट द लेवल ऑफ अपीलेट अथॉरिटीज. Circular to be issued to clarify that no claim bonus offered by the insurance company to be insured is an admissible deduction for value of insurance service. इसके लिए सेपरेट सर्कुलर इशू किया जाएगा. हालांकि सबके लिए नोटिफिकेशन और सर्कुलर इशू किए जाएंगे टू clarify more appropriately clarify these decisions. Circular to be issued for clarifying the issue of treatment of statutory dues under GST law in respect of the taxpayer for whom the proceeding have been finalized under Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Rule 161 of CGST rule and Form DRC 25 also to be amended for facilitating the same. नेक्स्ट जो डिसीजन हुआ है वो है सब रूल 3 ऑफ रूल 12 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 टू बी अमेंडमेंट टू प्रोवाइड फॉर फैसिलिटी टू द रजिस्टर्ड पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स at source under section 52 or tax deducted at source under section 51 for cancellation of their registration on their request. अब जो सेक्शन 52 और 51 के तहत जिनको टीडीएस जीएसटी के तहत कलेक्ट करना है उनको अगर कैंसिल करना है अपना रजिस्ट्रेशन तो उनके लिए सेपरेट जो रूल है उसमें अमेंडमेंट किए जाएंगे सो दैट दे कैन इजीली कैंसिल देयर रजिस्ट्रेशन. Circular to be issued for clarifying the issue pertaining to the place of supply of service of transportation of goods in terms of proviso to subsection 8 of section 12 of IGST Act and availability of input tax credit to the recipient of such supply. It has also been recommended that proviso to subsection 8 of section 12 of IGST Act may be omitted. जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसमें क्लैरिटी लाएंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड एंड उसके ऊपर आईजीएसटी कैसे आईटीसी कैसे अवेल कर सकता है रिसिपिएंट. इसके लिए सेपरेट सर्कुलर इशू होगा. इशुएंस ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर इन ऑर्डर टू रिमूव एम्बिग्विटी एंड लीगल डिस्प्यूट्स ऑन वेरियस इशू दस benefiting taxpayer at large. Procedure for verifying input tax credit in case of involving difference of input tax credit availed in 3B vice that available in 2A during 1718 and 1819. 1718 और 1819 में जो input tax credit के differences है between GST 3B and 2A उसके लिए जो verification procedure है उसको लेकर आएंगे. एंड क्लेरिफाइंग द मैनर ऑफ रीडिटरमाइनिंग ऑफ डिमांड. जो डिमांड अभी इशू की गए हैं उसके लिए भी सेम क्लेरिफिकेशन आएगा और ई इनवॉइस के ऊपर भी वो लोग सेपरेटली क्लेरिफिकेशन लेकर आएंगे. ये तो थे अपने कैसे स्मूथनेस आए जो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन और फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड में. अब हम देखेंगे कि जो कंप्लायंस होते हैं जीएसटी में उसमें क्या क्या वो लोग स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं सो दैट जो अभी भी डिफिकल्टीज आ रही हैं वो कैसे ठीक हो. उसके लिए उनने एक स्कीम लेकर आए हैं. पायलट प्रोजेक्ट पहले गुजरात में रन होगा जो कि बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा. इससे क्या है कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो अभी फिजिकल वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गए हैं. जब भी कोई एसएससी रजिस्टर करता है जीएसटी में न्यू रजिस्ट्रेशन तो जो डिपार्टमेंट है वो फिजिकल वेरिफिकेशन करता है कि वाकई ये एसएससी प्रॉपर तरीके से बिजनेस कर रहा है कि नहीं. क्योंकि काफी फेक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं किसी और के पैन में रजिस्टर कर लेते हैं और जीएसटी का बेनिफिट उठा लेते हैं तो इसलिए फिजिकल वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया. बट अब इसी में ही एक और आगे स्टेप कर रहे हैं आधार ऑथेंटिकेशन कि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बाद ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिलेगा. अब इतना आसान नहीं रहा जीएसटी रजिस्ट्रेशन. पैन लिंक मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस. अभी क्या है जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता था तो जिनने भी रजिस्टर किया तो
वहाँ पर जो कॉलम है रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी का, वो उसी पर्सन रजिस्टर्ड एसएससी का ही होना चाहिए। पर कुछ कंसल्टेंट क्या है खुद का मेल आईडी, मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर देते थे सो दैट ओटीपी की प्रॉब्लम ना आए, इज़िली वो ओटीपी कर पाएँ। पर अब जब रिटर्न फाइल किए जाएँगे जीएसटी 1 या 3 भी, तो अब सीबीडीटी डेटाबेस से फेच किया जाएगा और पैन लिंक्ड मोबाइल नंबर पे ही ओटीपी आएगा और तभी रिटर्न्स फाइल होंगी। जैसे इनकम टैक्स में होता था, इनकम टैक्स में हो रहा है कि आधार ओटीपी के थ्रू ही रिटर्न वेरीफाई होती है, वैसे ही वो जीएसटी में भी कर रहे हैं। Section 37, 39, 44, and 52 of CGST Act 2017 to be amended to restrict filing of returns statement to a maximum period of 3 years from the due date of filing of relevant return. अब जो जीएसटी रिटर्न्स है उसकी भी ड्यू डेट लेकर आ रहे हैं। 3 साल से ज्यादा की आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। मैक्सिमम 3 इयर्स तक का वो टाइम पीरियड दे रहे हैं अब। इसके लिए ये रिस्पेक्टिव जो सेक्शंस है वो अमेंड किए जाएंगे। Form GSTR 1 to be amended to provide for reporting of details of supplies made through e-commerce. ई-कॉमर्स जब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन ई-कॉमर्स के थ्रू सप्लाईज करते हैं तो उसमें जीएसटीआर 1 में प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोजर्स हों, डिटेल्स जाए, तो इसलिए जीएसटीआर 1 फर्दर अमेंड होगा। Rule 88C and GST DRC 01B to be inserted in CGST rule for intimation of the taxpayer. एक नया रूल इंसर्ट किया जा रहा है और एक नया फॉर्म DRC 01B इंसर्ट किया जा रहा है। ये एक तरह से इंटीमेशन होगा जो कि टैक्स पेयर को मिलेगा बाय कॉमन पोर्टल के थ्रू ही मिलेगा टैक्स पेयर को। और ये क्या बताएगा, डिफरेंसेस बिटवीन द लायबिलिटी रिपोर्टेड बाय द टैक्स पेयर इन जीएसटीआर 1 एंड इन 3B और जीएसटीआर 1 में अगर कोई डिफरेंस होगा टैक्स लायबिलिटी में तो ऑटोमेटिकली पोर्टल इंटीमेट करेगा थ्रू दिस फॉर्म। And where such difference exceeds a specified amount and or percentage for enabling the taxpayer to either pay the differential liability or explain the difference. Further, clause D of to be inserted in sub rule 6 of rule 59 to restrict furnishing of GSTR 1 for a subsequent tax period. अगर आप इस इंटीमेशन का जवाब नहीं देंगे तो जो सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 है वो आपको वो फाइल नहीं करने देगा। तो आपको जवाब में या तो डिफरेंस एक्सप्लेन करना है या टैक्स पे करना है। Amendment in definition of non-taxable online recipient under section 2 subsection 16 of IGST Act and definition of online information database access or retrieval services under section 2 subsection 17 so as to reduce interpretation issue and litigation on taxation of OIDAR services. OIDAR services में काफी डाउट्स हैं कि उसकी जो टैक्सेबिलिटी है उससे रिलेटेड, तो इसलिए उनने डिसीजन लिया है कि इसकी डेफिनेशन में कुछ कुछ चेंज करेंगे। ये सारे ही जो रिकमेंडेशंस हैं जो अभी हमने देखी, ये सब थ्रू सेपरेट सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन आएंगे और उसमें मोर डिटेलिंग होगी। अभी तो जो लोगों ने टेंटेटिव डिसीजंस लिए हैं ये आपको बताया जा रहा है सो दैट आपको रोड मैप पता चले कि जीएसटी डिपार्टमेंट अभी आगे क्या-क्या करने वाला है और ये आपके बेनिफिट में ही होगा क्योंकि अभी काफ़ी डिफिकल्टीज़ फेस हो रही है। फाइलिंग तो किसी तरह जीएसटी 1 और 3 भी तब भी ठीक तरीके से हो रही है। 2A 2B का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी मोर क्लैरिफाई किया गया है कि अब आपको 2B से उठाना है। पर अभी भी नोटिसेस रिसीव हो रहे हैं जो कि अननेसेसरी हैं, जिनका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं और जवाब देने की कोई जगह भी नहीं है। तो इस कारण ये काउंसिल्स मीटिंग होना ज़रूरी है और ऐसे डिसीजंस आना भी ज़रूरी है। तो वेट करते हैं और क्या क्लैरिफिकेशन आएँगे इन सारे डिसीजन में। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।